हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जॉन स्टुअर्ट मिल ने स्त्रियों की अधीनता के बारे में क्या बातें कही हैं, सारी बातों को समझेंगे। ठीक है, स्त्रियों के ऊपर जॉन स्टुअर्ट मिल ने क्या बातें की हैं, समानता को लेकर या असमानता के बारे में जो भी बातें की हैं जॉन स्टुअर्ट मिल ने, आज की इस वीडियो में हम उसको काफ़ी अच्छे से कवर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए बिना देरी के अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, लंबे समय तक स्त्रियों को अधीन रखा गया है। समाज में बहुत ज़्यादा उनको एक निम्न स्तर दिया गया था और आज भी हम देख सकते हैं ये रूढ़ियाँ हर जगह ख़त्म नहीं हुई हैं। तो महिलाएं कई लंबे समय तक अधीनता का शिकार रही हैं। उन्हें पितृ जो पितृतंत्र है, जो पैट्रियार्की व्यवस्था है, उसके अधीन रखा गया है। अब इसके ऊपर अटैक करते हुए इसके ऊपर जो भी बातें जे.एस. मिल ने कही हैं, आज हम उसको समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो महिलाओं की अधीनता पर क्या प्रहार या क्या बातें कही हैं जे.एस. मिल ने, तो चलिए अब हम उसको पढ़ते हैं। समकालीन सामाजिक चिंतन के अंतर्गत नारीवादी सिद्धांत के समर्थक जो तर्क दे रहे थे, उनकी उनकी सबसे पहली सशक्त अभिव्यक्ति मिल के चिंतन में मिलती है। मिल ने अपनी चर्चित कृति सब्जेक्शन ऑफ वीमेन, स्त्रियों की पराधीनता के अंतर्गत यह मुद्दा उठाया कि आधी मानवता यानी कि अर्थात स्त्री जाति को चिरकाल से दूसरी आधी अर्थात पुरुष जाति की पराधीनता यानी कि उनके अंडर में क्यों रखा गया। मिल ने यह प्रश्न उठाया कि यह पराधीनता, यह गुलामी चाहे कानून के माध्यम से स्थापित की गई हो या यह रीति रिवाज के माध्यम से, इसे उपयोगितावाद के अंतर्गत आधार पर कहाँ तक उचित ठहराया जा सकता है। अब सिंपल सी बात है, बात को समझिए। यहाँ पर देखो, एक चीज़ मैं आपको समझाऊंगा कि जॉन स्टुअर्ट, देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात है, नारीवाद के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो एक पूरा का पूरा नारीवाद का आंदोलन ही चला है। ठीक है, यूरोप में ये आंदोलन शुरू हुआ था एक तरह से। मैरी वॉलस्टनक्राफ्ट का नाम सबसे पहले आता है इसमें, जिन्होंने नारियों की आज़ादी की बात की थी, स्वतंत्रता की बात की थी, बराबरी की बात की थी। ठीक है, तो मैरी वॉलस्टनक्राफ्ट का नाम बहुत ज़्यादा पहले आता है। अब ये जो पूरा टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड में ही बहुत सारे विचार आगे चलकर सामने भी आते हैं, जिन्होंने स्त्रियों की अधीनता की बात की, स्त्रियों को बराबर का स्थान दिलाने की बात की, लेकिन मैरी वॉलस्टनक्राफ्ट का नाम सदा ही ऊपर रखा जाता है। अब अगर हम स्टार्टिंग की ही बात करें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर हम स्टार्टिंग में देखें तो नारीवाद की जो थ्योरी रही है, उसमें हमें स्त्रियों को बराबरी का अधिकार दिलाने की जो पहली अभिव्यक्ति है, वो हमें मिल के द्वारा मिलती है, जो कि थोड़ा गलत है, क्योंकि हमें यहाँ पर मैरी वॉलस्टनक्राफ्ट यहाँ पे प्रमुख लीडर देखने को मिलती हैं। हाँ, ये मानते हैं हम कि शुरुआत में अगर हम देखें तो मिल की किताबों के ज़रिए हम देखते हैं कि हाँ, उस टाइम पीरियड पर मिल ने नारीवाद का एक सशक्त समर्थन किया था। काफ़ी ज़्यादा समर्थन नारीवादी सिद्धांतों का मिल के द्वारा किया गया था। जे.एस. मिल ने स्त्रियों की अधीनता के बारे में बहुत सारी बातें कही थी। एक्चुअल में दोस्तों प्रॉब्लम ये थी कि मैरी वॉलस्टनक्राफ्ट ने जो भी किताबें लिखी थी महिलाओं के बारे में, उसको लंबे समय तक प्रकाशित ही नहीं किया गया। शुरुआत में कुछ किताबें प्रकाशित की गई थी, लेकिन उसके बाद प्रतिबंध लगा दिया गया इनकी किताबों पर। तो कई कई बार ऐसा भी मान लिया जाता है कि हो सकता है भाई, क्योंकि मैरी वॉलस्टनक्राफ्ट तो जे.एस. मिल से पहले आई थी और इनके विचार और जे.एस. मिल के विचार मिल रहे थे, तो हो सकता है कि जे.एस. मिल ने इनकी किताब पढ़ी हो, है ना, और जो लंबे समय तक प्रकाशित भी नहीं हुई सही से, तो हो सकता है इनके विचारों को उन्होंने अपनाया हो और वो फेमस हो गए। जे.एस. मिल काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए थे, लेकिन इनकी जो किताब थी वो तो काफ़ी ज़्यादा समय पहले ही लिखी जा चुकी थी मैरी वॉलस्टनक्राफ्ट की, लेकिन जे.एस. मिल आगे चलकर लिख देते हैं कई सारी महिलाओं के ऊपर बातें जो जिसके कारण वो फेमस हो जाते हैं। लेकिन यहाँ फेमस होने का मुद्दा नहीं है, ये तो मैं अलग से आपको बुक्स के आउट ऑफ पढ़ा रहा हूँ। ये चीज़ें ज़मीनी स्तर पर ऐसा बताया जाता है, लेकिन क्या सही है क्या गलत थोड़ा सा अभी एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, मैरी वॉलस्टनक्राफ्ट वो पहली लेखिका थी जिन्होंने महिलाओं के ऊपर कई सारी बातें कही थी। तो फिर भी मिल हमें दिखाई देते हैं, तो मिल ने भी नारीवाद के समर्थन में कई सारी बातें कही हैं। अब मिल ने किताब लिखी थी जिसका नाम था सब्जेक्शन ऑफ वीमेन। ठीक है, स्त्रियों की पराधीनता इनकी एक किताब का नाम है, और इस किताब में उन्होंने दो प्रश्न उठाए। एक प्रश्न ये था कि यार आधी जो जाति है यानी कि जो स्त्रियां हैं, उनको पुरुषों के अधीन क्यों रखा गया। ठीक है, और दूसरा इन्होंने प्रश्न उठाया कि आखिर
हम इसे कहाँ तक उचित ठहरा सकते हैं उपयोगितावाद के सिद्धांत में। अब ये 2 प्रश्न उठाया इन्होंने और इसी प्रश्न की व्याख्या करने के लिए, इसी प्रश्न का इन्होंने खुद आंसर देने के लिए बहुत सारी बातें कही हैं। इस प्रश्न के उत्तर में मिल ने पूरी दृढ़ता के साथ यह मान्यता रखी कि स्त्रियों की पराधीनता को किसी भी आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता। तो जे.एस. मिल ने टोटल यही मान्यता रखी कि हम किसी भी आधार पर उनकी गुलामी को, उनकी अधीनता को हम उचित नहीं ठहरा सकते। गुलामी इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप आसान भाषा में समझ सकें, लेकिन हाँ, उनकी पराधीनता को हम किसी भी आधार पर उचित नहीं ठहरा सकते, ऐसा मिल ने कहा। यह सच है कि जीव वैज्ञानिक मिल ने कहा, यह सच बात है कि जीव वैज्ञानिक दृष्टि से स्त्री और पुरुष की बनावट में अंतर पाया जाता है और बहुत छोटे शिशुओं की देख रेख करना भी स्त्रियों का स्वाभाविक कृत्य है, परंतु इससे यह सिद्ध नहीं होता कि उन्हें मताधिकार से वंचित रखा जाए, वोटिंग राइट से वंचित रखा जाए, उन्हें ऊंचे व्यवसायों प्रोफेशंस से बाहर रखना चाहिए या उन्हें उन्नति के उन सब अवसरों से दूर रखना चाहिए जो ऐतिहासिक दृष्टि से पुरुषों को सुलभ रहे हैं। मिल ने स्त्री पुरुष की समानता के पक्ष में जो तर्क दिए वे अपने आप में बेजोड़ हैं। मतलब बहुत ज़्यादा समानता की बातें इन्होंने की और इन्होंने यही कहा कि हाँ देखो, अंतर है स्त्री पुरुष में, लेकिन वो जीव वैज्ञानिक है, बायोलॉजिकल अंतर है। बायोलॉजिकल मतलब यही है, शारीरिक रूप से थोड़ा अंतर है, बनावट अलग है, हाँ क्षमता अलग हो सकती है, वेट लिफ्टिंग की बात आए तो वो अलग हो सकता है, लेकिन दिमाग हो गया, जो एक मनुष्य है, तो मनुष्य तो है ना सभी, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, शरीर की बनावट अलग है, जीव वैज्ञानिक क्रियाएं अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे भेदभाव नहीं कर सकते क्योंकि इसके अलावा कोई और अंतर नहीं है। ये तो जीव वैज्ञानिक अंतर है, ये प्रकृति ने दिया है। लेकिन जो समाज ने जो अंतर स्थापित किए हैं वो समाज के द्वारा बनाए गए हैं और उसे हमें मिटाना होगा। तो ऐसी बात इनके द्वारा की गई। इन्होंने कहा जैसे कि कुछ काम होते हैं जिसमें स्त्रियां ज़्यादा अच्छी होती हैं, वो बात अलग है, लेकिन फिर भी हम कोई ऐसा उचित आधार नहीं ढूंढ सकते जिसके आधार पर हम कह सकें कि हमें स्त्रियों को, महिलाओं को मताधिकार से वंचित रखना चाहिए या पुरुषों के अधीन रखना चाहिए। तो इस तरह उन्होंने समानता की बात की। अपनी विख्यात कृति, उनकी एक बहुत विख्यात एक प्रसिद्ध एक पुस्तक थी ऑन लिबर्टी, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं स्वतंत्रता, विचार और विवेचन, के बारे में मिल ने अपनी आत्मकथा के अंतर्गत लिखा है कि यह पुस्तक उसकी स्वर्गीय पत्नी हैरियट मिल के निकट सहयोग से लिखी गई थी, अतः यह पुस्तक उन दोनों की संयुक्त रचना थी। इस तरह मिल को अपनी व्यक्तिगत अनुभव से स्त्रियों की विलक्षण प्रतिभा का प्रमाण मिल गया था। इस अनुभव से प्रेरित होकर वह स्त्रियों के अधिकारों का प्रबल समर्थक बन गया था। तो यहाँ पर मिल बताते हैं कि उन्होंने एक किताब लिखी थी ऑन लिबर्टी, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी का सहयोग लिया था, अपनी वाइफ का सहयोग लिया था। तो अब एक स्त्री के सहयोग से इन्होंने ये किताब लिखी, तो इससे इन्होंने काफ़ी एक्सपीरियंस लेकर यहाँ पर किताब में कई सारी बातें लिखी और इन्होंने स्त्रियों के अधिकारों का प्रबल रूप से समर्थन किया। मिल ने तर्क दिया कि पुरुष के प्रति स्त्री की अधीनता न केवल अपने आप में अनुचित है, बल्कि यह मानव जाति की उन्नति के मार्ग की मुख्य बाधा है। अतः सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देने के लिए पुरुषों की अधीनता को समाप्त करके स्त्री पुरुष की पूर्ण समानता स्थापित की जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक पक्ष को शक्ति एवं विशेषाधिकार प्राप्त हो और दूसरे पक्ष को अशक्त एवं असमर्थ बना दिया जाए। तो मिल ने कहा कि देखो, अपने आप में ये बात बिल्कुल ही अनुचित है कि हम स्त्रियों को पुरुषों के द्वारा अधीन रखें। ये अपने आप में एक विकास के मार्ग में बाधा है। सामाजिक प्रगति तभी हो सकती है जब हम दोनों को इस समानता का स्तर देंगे, समानता का दर्जा हम दोनों को देंगे, तभी जाकर समाज प्रगति करेगा, प्रोग्रेस करेगा। मिल ने लिखा है कि स्त्रियों की पराधीनता ऐसी विश्वजनीन प्रथा का रूप धारण कर चुकी है कि जब कहीं स्त्री के वर्चस्व का कोई संकेत मिलता है तो यह अस्वाभाविक प्रतीत होता है। दुनिया के दूर दराज के हिस्सों में जब लोगों को यह बताया जाता है कि इंग्लैंड में महारानी का शासन था, ये जो जे.एस. मिल थे वो इंग्लैंड से संबंधित ही थे, तो महारानी का शासन था, तो अत्यंत आश्चर्य होता है और वे इस बात पर सहज विश्वास नहीं कर पाते। इधर इंग्लैंड के लोगों को महारानी के शासन में तो कोई विचित्र बात, यहाँ पे बात दिखाई नहीं देती, परंतु वे यह नहीं सोच पाते कि स्त्रियां सैनिक और संसद सदस्य भी हो सकती हैं। दूसरी ओर
यूनान और अन्य प्राचीन देशों के लोगों को यह विचार उतना अस्वाभाविक प्रतीत नहीं होता, क्योंकि स्पार्टा एक यूनान में एक जगह थी, एक छोटा सा एक शहर था पहले प्राचीन यूनान में। स्पार्टा में स्त्रियों को कुशल सैनिक बनने की शिक्षा दी जाती थी। वैसे कानून की दृष्टि से वे भी पुरुषों के अधीन थी। इस अभी मैं सारी बातें समझाऊंगा आपको। स्पार्टा की स्त्रियों के उदाहरण से प्रेरित होकर ही प्लेटो को स्त्री पुरुष की समान क्षमताओं में विश्वास हो गया था, और उसने अपने चिंतन के अंतर्गत स्त्री पुरुष की सामाजिक और राजनीतिक समानता का समर्थन किया। यहाँ पे बात को समझिए। जे.एस. मिल आगे कहते हैं कि ये जो अधीनता है, महिलाओं की ये जो अधीनता का विचार, ये पूरे विश्व में फैला है। ये पूरे विश्व की एक प्रथा बन चुकी है। हर धर्म या हर जगह पर हम देख सकते हैं कि स्त्रियों को अधीन रखा गया है पुरुषों के। अगर यहाँ पे इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिया, जैसे कि इन्होंने कहा कि अगर हम बात करें इंग्लैंड की, दूसरे देशों में, कि इंग्लैंड में एक महारानी के द्वारा, यानी कि क्वीन के द्वारा, रानी के द्वारा शासन किया जाता है, तो लोग बहुत आश्चर्य अनुभव करते हैं कि क्या सच में एक स्त्री का शासन है वहाँ पर। बहुत आश्चर्य होता है उनको, लेकिन इंग्लैंड के लोगों को ये आम बात लगती है। दूसरी तरफ यूनान के लोग हैं, जहाँ पर वो लोग स्त्रियों को सैनिक बनने या संसद सदस्य बनने पर कोई आचार्य नहीं करते, क्योंकि यूनान में प्राचीन समय में स्त्रियों को सैनिक शिक्षा दी जाती थी और उन्हें संसद सदस्य भी बनने के लिए तैयार माना जाता था। लेकिन इंग्लैंड में इस बात को लेकर लोग आश्चर्य की बात करते हैं कि क्या स्त्रियां भी सैनिक बन सकती हैं। तो उस टाइम की बात हो रही है 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी की, तो उस टाइम पर ऐसा विचार था। तो यहाँ पे कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि मिल ने कहा कि ये जो स्त्रियों की अधीनता है वो पूरी विश्व में फैली हुई है। इसी तरह आगे चलकर हम यहाँ पे बात करें प्लेटो की थोड़ा सा, तो प्लेटो ने देखा था कि स्त्रियों को सैनिक शिक्षा भी दी जाती है, क्योंकि यूनान से ही संबंधित थे प्लेटो भी। तो इसी आधार पर प्लेटो ने भी स्त्री पुरुष की समानता की बात की थी, और ये बहुत प्राचीन लेखक रहे थे जिन्होंने समानता की बात की थी। तो अपने इन्हीं सभी तर्कों के माध्यम से, यही सारे तर्क दिए मिल ने, और इन सभी तर्कों के आधार पर मिल ने तत्कालीन परिस्थितियों में स्त्री को मताधिकार प्रदान करने के प्रस्ताव की शानदार पैरवी की। स्त्रियों को समानता दिलाने की पैरवी की, स्पेशली मताधिकार के कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने कई सारी बातें की। तो दोस्तों, इस तरह हमने स्त्रियों की अधीनता पर जो भी विचार थे, जो भी स्त्रियों की अधीनता को लेकर जो भी विचार प्रस्तुत किए गए थे जे.एस. मिल के द्वारा, जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा, उसको हमने पढ़ लिया। यहाँ तक सारी चीज़ें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी, बस थोड़ा याद नहीं हो पा रहा होगा, तो एक बार आप वीडियो को दोबारा देख लेंगे, समझ में सारी चीज़ें अच्छे से माइंड में आपके बैठ जाएंगी। थोड़ी देर बाद देख लेना, कोई बात नहीं। और उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको वैसे समझ में आ गई हों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।